इसके पहले अपन पढ़े थे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। अब देखते हैं अक्षीय निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की तुलना कि किसमें तीव्रता का मान अधिक होगा और किसमें कम। ई द्विध्रुव आघूर्ण के वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तीव्रता ज्ञात किए थे। मान लेते हैं अपन E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ट्वाइस P अपॉन R क्यूब। उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इतनी दूरी पर निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R क्यूब। ये ज्ञात किए थे। समीकरण 1 में 2 से भाग दे दिया जाए तो समीकरण 1 भागित 2, 1 में 2 से भाग दिए तो अपने को ये मान मिलेगा E1 अपॉन E2 बराबर 2। तो E1 बराबर ट्वाइस E2, E1 बराबर ट्वाइस E2। यहां से क्या पता चला कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दुगने के बराबर होती है। अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दुगने या लगभग दुगने के बराबर होती है। लगभग दुगना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो फॉर्मूले लिए गए हैं ये उस स्थिति में लिए गए हैं जब जिस बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करें उस बिंदु की दूरी अधिक है। ये दूरी कम है तो तीव्रता का मान दोनों स्थितियों में कुछ और होता है, इसीलिए दुगने और या लगभग दुगने के बराबर होती है। ये बोला जा रहा है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दुगने या लगभग दुगने के बराबर होती है। अब यहाँ पे देखिए जब द्विध्रुव आघूर्ण P है तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ट्वाइस P अपॉन R क्यूब के रूप में और निरक्षीय स्थिति में P अपॉन R क्यूब के रूप में। यदि द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा होता तो अक्षीय स्थिति में यहाँ पे P cos थीटा लिखते, निरक्षीय स्थिति में P sin थीटा लिखते। इसी आधार पे हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पर सामान्य स्थिति में तीव्रता ज्ञात करने के लिए ये हमने लिया एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिस पर आवेश का परिमाण Q और -Q और इनके बीच की दूरी ट्वाइस L है। इसके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु मान रहे हैं O है, इससे R दूरी और थीटा कोण, ये कोण है थीटा और ये दूरी है R। तो R दूरी और थीटा कोण पर एक बिंदु ले रहे हैं, ये P डेश, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या मान रहे हैं? ये AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश का परिमाण Q और -Q तथा बीच की दूरी ट्वाइस L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी और थीटा कोण के बिंदु P डेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है
P, जिसका मान कितना है, तो P का मान है Q इंटू ट्वाइस L। किस दिशा में, तो द्विध्रुव अक्षीय अंतरिक्ष ये ऋणावेश से धनावेश की तरफ, D पर ऋण Q आवेश है और A पर क्या है, धन Q आवेश। तो दिशा हो गई द्विध्रुव अक्षीय अंतरिक्ष ऋणावेश से धनावेश की तरफ। अब हम यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण P को परस्पर दो लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण P को परस्पर दो लंबवत घटकों में वियोजित किए, एक घटक इस दिशा में लेंगे और इसके लंबवत एक घटक ये लिया जाएगा। तो ये घटक हो गया A डेश B डेश और दूसरा घटक है A डबल डेश B डबल डेश। तो इस दिशा में घटक होगा द्विध्रुव आघूर्ण P का, इस दिशा में घटक होगा P cos थीटा और द्विध्रुव आघूर्ण P का इस दिशा में घटक, तो इस दिशा में घटक होगा P sin थीटा। अब यहां हम देखेंगे कि जो द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा इस दिशा में है, इसके सापेक्ष बिंदु P डेश अक्षीय स्थिति में है, तो हम अक्षीय स्थिति की तीव्रता का फॉर्मूला लगा देंगे। और जो द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा इस दिशा में है, इसके सापेक्ष बिंदु P डेश निरक्षीय स्थिति में है, तो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो व्याख्या में लिखेंगे, माना A भी एक वैद्युत ध्रुव जिस पर आवेश का परिमाण Q और माइनस Q तथा इनके बीच की दूरी ट्वाइस L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी और थीटा कोण के बिंदु P डेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण P को परस्पर दो लंबवत घटकों में वियोजित किया, P cos थीटा और P sin थीटा। अब चित्र के अनुसार ये व्याख्या इतनी लिखने के बाद चित्र के अनुसार द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा, द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा के सापेक्ष बिंदु P डेश अक्षीय स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ट्वाइस P cos थीटा अपॉन RQ। किस दिशा में, तो अक्षीय स्थिति में दिशा बताई गई है आपको द्विध्रुव अक्षीय अंतरिक्ष ऋणावेश से धनावेश की तरफ। ये ऋणावेश है, ये धनावेश है, तो यहाँ पे दिशा होगी इस द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश ही ऋणावेश से धनावेश की तरफ। इसकी दिशा किधर ली है पर, इसकी दिशा यहाँ पर इस दिशा में, इस दिशा में ये है E1 की दिशा में, तो ये O से P डेश दिशा में, यहाँ पे लिख देंगे ये वेक्टर OP डेश दिशा में, ये मान लिए समीकरण है 1। द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा के सापेक्ष बिंदु P डेश निरक्षीय स्थिति में है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
E2 बराबर 1/4πε0 इंटू P sin थीटा अपॉन R क्यूब। एक ही दिशा में ये दिशा होगी, आपको बताया गया निरक्षीय स्थिति में दिशा द्विध्रुवक्षीय समानांतर धनावेश से ऋणावेश की तरफ। तो ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो इसी के समानांतर यहाँ पे दिशा होगी। तो दिशा हो गई इस तरफ, ये OP डेश के लंबवत, ये है E2। धनावेश से ऋणावेश के अनुदिश। इसकी दिशा पर लिखिए, दिशा OP डेश के लंबवत। ये मान लीजिए समीकरण है 2। अब यहां चित्र में दिख रहा है कि E1 और E2 दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, तो इनका परिणामी अपने को लेना है। तो इनका परिणामी जो है इसके बीच में ही कहीं से होगा, तो इन दोनों का परिणामी मान रहे ये है E। इसके लिए सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज के नियम से हम ये एक चतुर्भुज बना लिए। परिणामी सदिश का परिमाण E, जिसका E1 से बनने वाला ये कोण मान लिए अल्फा है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा कि E1 E2 परस्पर लंबवत है, अतः बिंदु P डेश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चूंकि E1 एवं E2 परस्पर लंबवत हैं, अतः बिंदु P डेश पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। एक इस आधार पर, तो जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो परिणामी सदिश का परिमाण R बराबर होता है √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी आधार पर लिखा गया कि E1 E2 परस्पर लंबवत है, तो परिणामी तीव्रता E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब इसमें E1 और E2 का मान लिख देते हैं, तो परिणामी तीव्रता E बराबर √E1 का मान 1/4πε0 इंटू ट्वाइस P cos थीटा अपॉन R क्यूब, इस पूरे का वर्ग, धन E2 स्क्वायर, तो 1/4πε0 इंटू P sin थीटा अपॉन R क्यूब, इस पूरे का वर्ग। तो तीव्रता E बराबर, दोनों के वर्ग में कुछ कॉमन है, तो 1/4πε0 इंटू P अपॉन R क्यूब, दोनों में, दोनों का वर्ग है, उसको रूट के बाहर लिख दिए। तो रूट के बाहर लिखे तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू P अपॉन R क्यूब। अब रूट के अंदर बच गया 2 cos थीटा का वर्ग प्लस साइन थीटा का वर्ग। तो तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपॉन R क्यूब √4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/4πε0 इंटू P अपॉन R क्यूब √, ये 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लिखे 3 + 1, तो हमने इसको लिखा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1/4πε0 इंटू P अपॉन R क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1।
तो ये है आर दूरी और थीटा कोण के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना न्यूटन पर कूलम। कितना? तो तीव्रता ही बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपन आर क्यूब रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यार दूरी और थीटा कोण की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, जिसको हम बोलते हैं सामान्य स्थिति। इसकी दिशा क्या होगी? तो दिशा के लिए परिणामी तीव्रता है ई का यदि E1 से बनने वाला कोण अल्फा है, तो उसके आधार पे लेंगे। ये मान लेते हैं इक्वेशन है 3। इसके आगे दिशा के लिए यदि परिणामी तीव्रता ई का E1 से बनने वाला कोण अल्फा हो तो tan अल्फा बराबर, यहाँ पे tan अल्फा बराबर लंब E2 है और आधार है E1, तो tan अल्फा बराबर E2 अपॉन E1। E2 का मान लिखिए। E2 का मान क्या है? तो E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p sin थीटा अपॉन r क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p sin थीटा अपॉन r क्यूब बटे E1 का मान, तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ट्वाइस p cos थीटा अपॉन r क्यूब। तो ये कैंसिल होके tan अल्फा बराबर आया क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p कट जाएगा, बच गया 1/2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये दिशा के लिए कि परिणामी तीव्रता की दिशा क्या होगी? तो परिणामी तीव्रता की दिशा अल्फा बराबर tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो ये था सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें कुछ एक स्पेशल केसेस है, कब मान कितना होता है, विशेष परिस्थितियां। इसको अपन बोलते हैं स्पेशल केसेस। तो पहला ये कि यदि बिंदु P डैश अक्षीय स्थिति में हो तो थीटा बराबर क्या होगा? 0 डिग्री। क्योंकि यदि बिंदु P डैश इधर कहीं पर होगा, ये द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर होगा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री ये मान अपन समीकरण 3 में रखते हैं। इसलिए तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब रूट ओवर 3 cos थीटा में थीटा की जगह क्या लिखिए? 0 डिग्री। तो cos 0 का वर्ग प्लस 1। अब cos 0 का मान होता है 1, तो ये हो गया 3 + 1। 3 + 1 मतलब 4, और 4 का रूट क्या आएगा? 2। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब, इतना न्यूटन पर कूलम, जो कि अक्षीय स्थिति में तीव्रता है, ये अपन पहले पढ़े थे। सेकंड कंडीशन कि यदि बिंदु P डैश निरक्षीय स्थिति में हो, यदि बिंदु P डैश निरक्षीय स्थिति में हो तो थीटा बराबर होगा 90 डिग्री।
इसलिए तीव्रता E बराबर, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R क्यूब रूट ओवर 3 cos 90 डिग्री का वर्ग प्लस 1, और cos 90 का मान 0 होता है, तो 3 इंटू 0 से ये मान 0 हो गया, और 0 प्लस 1 बराबर 1, तो ये मान तीव्रता E बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P अपॉन R क्यूब, इतना न्यूटन पर कूलम। और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का मान अपन यही पढ़े थे। तो इससे ये सामान्य स्थिति से अक्षीय निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी होती है वो भी ज्ञात हो जाता है। तो ये था वैद्युत द्विध्रुव के कारण सामान्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखेंगे इसके आगे समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण, घुमाने में किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा।